Hello everyone, to welcome all of you on RS Academy AKTU। मैं आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स डिस्कस कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग फिजिक्स जिसका कोड BAS 101/201 है। मैं यूनिट 1 डिस्कस कर रहा हूँ। यूनिट 1 में आज हम लेक्चर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। ओके, आई विल डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा इनएडिक्वेसी क्लासिकल मैकेनिक्स। जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया था आपसे जब मैं डिस्कस कर रहा था अपना सिलेबस, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है हमारा। कई बार वो पूछ लेता है, हो सकता है कई बार वो इसको 4 नंबर में भी बना करके क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, मैं डिस्कस कर देता हूँ। इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स मीन्स क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या कमियां थी, क्या खामियां थी क्लासिकल मैकेनिक्स की, वो इसमें डिस्कस की गई है। क्लासिकल मैकेनिक्स मींस वो मैकेनिक्स जिसको हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं, जिसमें हम सब जिस वर्ल्ड में हम जी रहे हैं उसको हम कहते हैं क्लासिकल वर्ल्ड। यानी कि इस क्लासिकल वर्ल्ड में जो फिजिक्स के लॉज गवर्न होते हैं, जो फिजिक्स के लॉज अप्लाई होते हैं, उन लॉज को न्यूटोनियन मैकेनिक्स अप्लाई करती है। और उन लॉज में उन क्लासिकल के जो लॉज है उनमें क्या कमियां थी, क्या खामियां थी, उसको हम इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें वो है इट डज नॉट होल्ड इन द रीजन ऑफ एटॉमिक डायमेंशंस। क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है, जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, वो बड़े लेवल पर, मैक्रो लेवल पर काम करती है। क्लासिकल मैकेनिक्स मैक्रो लेवल पर अप्लाई होती है, जबकि हमारी जो एटॉमिक डायमेंशंस है, एटॉमिक डायमेंशंस जो हमारी है, वो डायमेंशन है हमारी, एटॉमिक डायमेंशंस जो है हमारी, एटॉमिक डायमेंशंस हमारी है माइक्रो। माइक्रो मींस बहुत छोटी डायमेंशंस, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की डायमेंशंस। तो उन डायमेंशंस पर जाकर के जो फिजिक्स है उसके लॉज जो है वो बदल जाते हैं, वो उस तरीके से ट्रीट नहीं करते जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स में लॉज ट्रीट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई गाड़ी है, वो मोशन कर रही है, तो गाड़ी मोशन करती है, तो गाड़ी का जो मोशन है वो क्लासिकल मैकेनिक्स में आप उसका मोमेंटम, उसकी पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई एटम के अंदर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसकी आप पोजिशन और मोमेंटम जो है वो फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज माइक्रो रीजन। और हमारी जो जिस वर्ल्ड में हम जी रहे हैं ये है मैक्रो रीजन। तो क्लासिकल मैकेनिक्स की जो इनएडिक्वेसी है फर्स्ट, ये एटॉमिक डायमेंशन में जाकर के फेल हो जाती है। यानी क्लासिकल मैकेनिक्स फेल्स इन एटॉमिक डायमेंशंस। पॉइंट नंबर सेकंड, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रा ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। यानी कि हमारी जो ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशंस है उसमें किस तरीके से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है ब्लैक बॉडी में, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। Point number 3, the variation of specific heat of metals and gases is not explained successfully। जो वेरिएशन है स्पेसिफिक हीट का मेटल्स और गैसेस में, वो भी हम क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प से वो भी हम इजीली सोल्व नहीं कर सकते, इजीली उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब हमारे पास जो आता है वर्ड स्पेसिफिक हीट, हीट तो आप सभी ने पढ़ा है। और स्पेसिफिक हीट 2 टाइप्स की होती है। एक तो सीपी कांस्टेंट प्रेशर पर, एक होती है सीवी कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो एक हम किसी भी सब्सटेंस के एक मोल को कांस्टेंट प्रेशर पर हीट देने पर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड यदि बढ़े तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर सीपी। और यदि हम किसी भी सब्सटेंस के एक मोल को कांस्टेंट वॉल्यूम पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर जितनी हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं सीवी। उसके बाद है इट कुड नॉट एक्सप्लेन, नेक्स्ट पॉइंट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम ही है। उसके नेक्स्ट पॉइंट है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। एटम्स के अंदर जो डिफरेंट डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम्स होते हैं उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी क्लासिकल मैकेनिक्स। जैसे कि हम सभी जानते हैं, मान लीजिए कोई हाइड्रोजन का एटम है साहब, इसमें ये हो गया न्यूक्लियस, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर काट रहा है। अब यदि आप बाहर से एनर्जी दे दें इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और हायर एनर्जी स्टेट्स में पहुंच जाएगा। तो इसके इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन किसी स्टेट पर यहां चला गया, यहां चला गया, दिस इज n = 1, n = 2, n = 3। तो इस तरीके से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में एनर्जी को लेकर के वो वहां जा सकता है, पहुंच सकता है।
और ये था हमारा n इक्वल टू 2 स्टेट। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम्स है ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी क्लासिकल मैकेनिक्स। उसके बाद है दिस इज सो बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स द एनर्जी चेंज आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में ये कहा गया था कि जो एनर्जी का चेंज है वो कंटिन्यूअस मैनर में है, वो डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं है। जबकि एनर्जी जो है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स वो डिस्क्रीट फॉर्म में होती है सब। नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिकल मैकेनिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन ए लार्ज नंबर ऑफ फिनोमिनाज। क्लासिकल मैकेनिक्स बहुत सारे फिजिकल फिनोमिनाज जो है उनको सक्सेसफुली एक्सप्लेन भी नहीं कर पाई थी, जिनमें से कुछ फिनोमिना ये हैं, जैसे कि पहला फिनोमिना है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्स्ट फिनोमिना इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेकंड इज रमन इफेक्ट, थर्ड इज कॉम्पटन इफेक्ट एटसेट्रा। और हमारे 2 3 4 5 फिनोमिना पहले आ ही चुके हैं, जैसे कि स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स एंड गैसेस, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। स्पेक्ट्रम जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी क्लासिकल मैकेनिक्स। उसके बाद अब है हमारे पास द इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स लेड टू द ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इन खामियों की वजह से ही, इन खामियों के कारण ही, इन कमियों के कारण ही हमें क्लासिकल मैकेनिक्स जो है उससे क्वांटम मैकेनिक्स में स्विच करना पड़ा। अंडरस्टैंड? तो ये चीज। उसके बाद है इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन। अब क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या है कि कहता है कि इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन फिनोमिना कुड ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय द अज्यूमिंग दैट लाइट हैड ए वेव नेचर। हम जानते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने जितने भी फिनोमिनाज एक्सप्लेन किए हैं अब तक, उन फिनोमिना में हमने सबसे पहले क्या कंसिडर किया है, उनमें हम कंसिडर करते थे कि रेडिएशंस जो है, रेडिएशंस की वेव नेचर है। रेडिएशन जो है वो वेव नेचर रखता है। रेडिएशन जो है वो वेव नेचर रखता है साहब क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। बट क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग रेडिएशन वेव नेचर रखता है और हमने उस पर जितने भी फिनोमेना बेस्ड थे वो सारे के सारे डिस्कस कर लिए, जैसे कि डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया हमारे पास, और इंटरफेरेंस हो गया। तो ये जितने भी फिनोमिना थे वो हमने विद द हेल्प ऑफ वेव नेचर से डिस्कस कर लिए थे। लेकिन कुछ फिनोमिना जो थे, जैसे कि हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, ऐसे कुछ फिजिकल फिनोमिना थे जो रेडिएशन की वेव नेचर से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। क्या नहीं कर पाए थे? जो हम रेडिएशन की वेव नेचर से नहीं कर पाए थे। तो हमें रेडिएशन की इन फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए हमें रेडिएशन की पार्टिकल नेचर को मानना पड़ा कि रेडिएशन जो है उसकी पार्टिकल नेचर होती है। कैसी नेचर होती है? पार्टिकल नेचर। तो ये हमारी इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स थी, इसीलिए हमें स्विच करना पड़ा कहां? क्वांटम मैकेनिक्स पर। नेक्स्ट, उसके बाद है हमारा टॉपिक ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन मींस ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिस पर इंसिडेंट होने वाले वो सभी जितना भी रेडिएशन उस पर इंसिडेंट होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है 100%। और जब उसको हिटअप किया जाता है तो ऑल पॉसिबल रेडिएशंस जितनी भी वेवलेंथ हैं, ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स उनको वो एमिट भी करती है। तो ब्लैक बॉडी इज ए बॉडी विच absorbs all the radiations which is incident on it, 100% एब्जॉर्ब कर लेगी और जब उसको हीटअप किया जाएगा तो उसको रेडिएट भी करेगी। तो फर्स्ट पॉइंट है सॉलिड्स। हम जानते हैं सॉलिड व्हेन हीटेड एमिटेड रेडिएशंस वेरिंग ओवर ए वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ्स। क्योंकि जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो उससे रेडिएशन एमिट होता है जिसकी वेवलेंथ जो है वो वेरी करती है सब, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती है उसकी। एंड पॉइंट नंबर सेकंड, फॉर एग्जांपल व्हेन वी हीट सॉलिड्स कलर चेंज व्हिच कंटिन्यू टू चेंज विद, कैसे कलर चेंज होगा? फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी कि जब आप किसी भी सॉलिड को गर्म करोगे, जब आप सॉलिड को गर्म कर रहे हो, किसी भी हीट दे रहे हो सॉलिड को, तो सॉलिड क्या करेगा? हीट लेगा और वो गर्म हो जाएगा और उसका कलर धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप फर्नेस में देखते हो, भट्टी में आप किसी लोहार के पास गए, वहां भट्टी में आपने लोहे को डाल दिया तो लोहा क्या करेगा? जैसे ही गर्म होगा धीरे धीरे उसकी
उसकी उसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, व्हाइट से रेडिश, रेडिश से फिर वो ब्लूइश की तरफ आएगा। तो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसका कलर भी इंक्रीज होगा, उससे निकलने वाला जो रेडिएशन है उसमें शॉर्टर वेवलेंथ भी इंक्लूड होनी शुरू हो जाएगी। कहता है दिस चेंज इन कलर फ्रॉम ए लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन टू ए हायर फ्रीक्वेंसी रीजन एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो उसका जो कलर है वो लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन से हायर फ्रीक्वेंसी रीजन की तरफ बढ़ता जाता है। फॉर एग्जाम्पल लिया है इसका मैनी केसेस, बहुत सारे केसेस में, ज्यादातर केसेस में क्या होता है एक्चुअल में, ज्यादातर केसेस में क्या होता है, इट चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू, ये रेड से ब्लू की तरफ चेंज होता है साहब। रेड से ब्लू का मतलब है कि जब आप किसी पदार्थ को, किसी सॉलिड को गर्म करोगे तो वो पहले रेड, आपको रेड दिखेगा, उसके बाद फिर वो ब्लूइश की तरफ शिफ्ट होगा, फिर वो ब्लू हो जाएगा कंप्लीट। तो इस तरीके से उसके बाद कहता है एन आइडियल बॉडी विच कैन एमिट्स एंड एब्जॉर्ब रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ए ब्लैक बॉडी। मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया कि कोई भी बॉडी, वो आइडियल बॉडी जो अपने ऊपर इंसिडेंट 100% रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले, उसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट, ए ब्लैक बॉडी इज एन ऑब्जेक्ट दैट एब्जॉर्ब 100% ऑफ रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन इट, देयरफॉर इट रिफ्लेक्ट्स नो रेडिएशन। वो कोई भी रेडिएशंस रिफ्लेक्ट नहीं करती है एंड अपीयर्स परफेक्टली ब्लैक, और वो अपीयर्स होगी परफेक्टली ब्लैक, लेकिन जब वो 100% रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, इसका मतलब है वो किसी भी रेडिएशंस को ट्रांसमिट नहीं करेगी। जब ट्रांसमिट नहीं करेगी तो हमें दिखेगी ही नहीं, इसीलिए हम उसको कहते हैं ब्लैक बॉडी। इसीलिए कहते हैं हम उसको ब्लैक बॉडी। एक्चुअल में हमने उसका कलर नहीं देखा है, उसका कलर कोई नहीं जानता है कि वो ब्लैक ही होती है साहब, लेकिन क्योंकि वो दिखती ही नहीं है इसीलिए वो ब्लैक होती है। वो अपने ऊपर आने वाले रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, एमिट नहीं करती है जरा सा भी रेडिएशन। भाई जब किसी भी ऑब्जेक्ट से रेडिएशन एमिट होगा ही नहीं, वो सीधा हमारी आंखों तक आएगा ही नहीं, तो हमें वो चीज प्रतीत होगी ही नहीं, दिखेगी नहीं, तो हमारे लिए तो ब्लैक ही हो गई, इसलिए उसको ब्लैक बॉडी कहते हैं। इट इज ऑल्सो ए परफेक्ट एमिटर ऑफ रेडिएशन, और ये परफेक्ट एमिटर ऑफ रेडिएशन है, ये अच्छे तरीके से, यानी कि बहुत परफेक्ट एमिटर है, जितना अच्छा एब्जॉर्बर है उतना ही अच्छा एमिटर भी है। नेक्स्ट पॉइंट, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द ब्लैक बॉडी वुड एमिट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी पॉसिबल फॉर दैट टेम्परेचर, द रेडिएशंस एमिटेड बाय सच बॉडीज इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ये कहता है कि किसी भी खास टेम्परेचर पर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो ब्लैक बॉडी है वो एमिट करती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, यानी कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग ब्लैक बॉडी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करती है सब। द रेडिएशंस एमिटेड बाय सच बॉडीज इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। और ये जो रेडिएशंस एमिट हो रहा है ब्लैक बॉडी के द्वारा, इसी को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। दिस इज द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है, किस तरीके से ब्लैक बॉडी जो है वो उसका स्पेक्ट्रम किस तरीके से होता है ये इसमें शो किया गया है। जैसे कि हम देखते हैं ग्राफ में, ए ग्राफ वाज ऑब्टेन्ड बिटवीन द एनर्जी डेंसिटी, दिस इज एनर्जी डेंसिटी, इसने वाई एक्सिस पर ली है एनर्जी डेंसिटी वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर इसने लिया है हमारे पास लैम्डा वेवलेंथ। और लैम्डा जो है वेवलेंथ, इसने वेवलेंथ जो है नैनोमीटर में लिया है, तो इट डजंट मैटर एट ऑल, आप नैनोमीटर में ले लें या फिर एंगस्ट्रॉम में ले लें। तो जैसे से इसने क्या किया, इसने डिफरेंट टेम्परेचर्स के कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंट लैम्डा फाइंड आउट किया है, और फिर लैम्डा यानी कि जो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर, इसने ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर दिया और ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर दिया, तो डिफरेंट लैम्डा उससे बाहर निकले, वेवलेंथ वो एमिट करेगी, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी डेंसिटी है उसको कैलकुलेट कर लिया इसने ये किया। तो सबसे पहले T इक्वल टू 3500 केल्विन पर इसने कैलकुलेट किया, तो T इक्वल टू 35 केल्विन पर जो लैम्डा है और जो मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी है, मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली इस लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग है, यानी कि उस 3500 केल्विन पर, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, 3500 केल्विन टेम्परेचर पर जो मोस्ट लैम्डा होगा, ज्यादातर लैम्डाज होंगे जिनमें एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम होगी, वो इतने होंगे साहब, ये है वो, दिस इज लैम्डा एम मैक्सिमा। फिर उसके बाद इसने टेम्परेचर और बढ़ाया, इसने किया 4000 केल्विन,
4000 केल्विन पर जो मैक्सिमम होगा वो यहां आ गया, लैम्डा एम। इसे मैं यदि कहूं 1, इसे कह देता हूं 2। यदि मैं इसे कहूं T1, इसे कहूं मैं T2। नेक्स्ट T3, इसे T3 कह देता हूं। यह 4500 पर, दिस इज T3, T3 टेम्परेचर कह देता हूं, ये लैम्डा एम 3। इसी तरीके से T4, T5, T4, T5, यह है लैम्डा 4, सॉरी लैम्डा लैम्डा एम 5 और यह है लैम्डा एम 4। दिस इज, तो देखिए ग्राफ से क्या डिस्कशन हो रहा है, ग्राफ से ये निष्कर्ष निकल रहा है, कंक्लूजन निकल रहा है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उस ब्लैक बॉडी का, तो जो लैम्डा है यानी कि मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी के कोरस्पोंडिंग जो लैम्डा है वो मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी शॉर्टर लैम्डा की तरफ, शॉर्टर लैम्डाज की तरफ शिफ्ट हो रही है। मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी इधर की तरफ, मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी को हम पीक से डिनोट करते हैं ग्राफ के, कर्व के। नेक्स्ट ये वाला ग्राफ, दिस इज, मैंने डिस्कस कर दिया है ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ मैंने डिस्कस किया है अभी। इस वाले ग्राफ को मैं किस तरीके से डिस्कस कर रहा हूं, अब देखिए मैंने कहा कि ये दिस इज लैम्डा 1, लैम्डा एम, लैम्डा मैक्सिमम 1, दिस इज लैम्डा मैक्सिमा 2, दिस इज लैम्डा मैक्सिमा 3, दिस इज लैम्डा मैक्सिमा 4, दिस इज लैम्डा मैक्सिमा 5, और ये है आपका लैम्डा मैक्सिमा 4। इस तरीके से तो कहता है कि ये कुछ रिजल्ट्स इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एमिशन, द एमिशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी एट एनी टेम्परेचर कंसिस्ट्स रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ्स। हम जानते हैं कि जो हर, कहता है कि किसी भी टेम्परेचर पर जो रेडिएशन है उसमें ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स होगी। बिल्कुल सही, कैसे, यहां से लगा करके 0 से और इन्फिनिटी तक जितनी भी वेवलेंथ है सारी हैं, भले ही वो वेवलेंथ कम है लेकिन है सारी, ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स है। उसके बाद कहता है एट ए गिवन टेम्परेचर द एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। किसी भी टेम्परेचर पर, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। यदि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती तो ग्राफ ऐसे आता, इस तरीके से, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के कोरस्पोंडिंग, लेकिन ग्राफ हमारा कैसे आ रहा है, ग्राफ हमारा ऐसे आ रहा है। तो ये चीज, उसके बाद कहता है द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एमिटेड इज स्मॉल एट वेरी शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग वेवलेंथ्स। द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी यानी कि जो रेडिएंट एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी की जो अमाउंट है वो वेरी शॉर्ट वेवलेंथ पर, वेरी शॉर्ट वेवलेंथ रीजन कौन सा है, ये वाला, और वेरी लॉन्ग वेवलेंथ रीजन ये वाला, इस पर बहुत कम है, कम है इस पर। वेरी लॉन्ग वेवलेंथ एंड वेरी शॉर्ट वेवलेंथ इज स्मॉल। रेडिएंट एनर्जी, भाई रेडिएंट एनर्जी को आप इधर नापेंगे, ये है रेडिएंट एनर्जी और वो उधर है रेडिएंट एनर्जी, लेकिन ये रहा इतना है, यहां इतना है, क्योंकि रेडिएंट एनर्जी को मैं वाई एक्सिस पर मेजर कर रहा हूं, तो इतनी है बस वो। उसके बाद कहता है द कोरस्पोंडिंग द वेवलेंथ कोरस्पोंडिंग टू द मैक्सिमम एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय द पीक ऑफ द कर्व। किसी भी टेम्परेचर के कोरस्पोंडिंग जो मैक्सिमम एनर्जी है उसको इस कर्व के पीक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से। उसके बाद कहता है एंड ऑफ द कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ, जो कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो कर्व है वो शॉर्टर वेवलेंथ, यानी कि इसकी जो पीक है कर्व्स की डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पर, वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रही है। देख लो, चाहे फर्स्ट कर्व में, फर्स्ट में क्या किया हमने, फर्स्ट में यहां आई इसकी कर्व लैम्डा m1, सेकंड में थोड़ी सी इधर की तरफ शिफ्ट हो गई, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। भाई उधर वेवलेंथ बढ़ रही है, इधर शॉर्ट हो रही है, कम हो रही है, तो कम वेवलेंथ की तरफ।
कम वेवलेंथ का मतलब है ज्यादा एनर्जी। जैसे आप किसी बॉडी को गर्म करेंगे तो उससे एनर्जी पहले कम निकलेगी, फिर उसके बाद ज्यादा निकलेगी। या मैं इसका उल्टा कह लूं, जब आप किसी बॉडी को गर्म करेंगे तो पहले जो वेवलेंथ है वो बड़ी निकलेगी, लार्ज वेवलेंथ, और उसके बाद शॉर्ट वेवलेंथ फाइंड आउट होगी उससे। तो वही चीज कह रहा है। एंड दिस इज कॉल्ड एज वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, और यही वीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ भी है। तो वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है? वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है द वेवलेंथ corresponding to the maximum energy represented by the peak of the curve shifts towards shorter wavelengths as the temperature increases. This is called as Wien displacement law. It means that lambda m means maximum lambda जो है lambda m into t is equal to constant. यानी कि यदि t को आप बढ़ाओगे टेम्परेचर को तो लैम्डा एम मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो कम होगी, वो शॉर्ट की तरफ शिफ्ट होगी। इट इंडिकेट्स दैट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दिस शोज दैट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द ब्लैक बॉडी एमिट्स वेवलेंथ लैम्डा एम इज कांस्टेंट। द ब्लैक बॉडी एमिट्स, नेक्स्ट सॉरी, द ब्लैक बॉडी कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दिस शोज दैट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस the black body emits shorter wavelengths. Shorter wavelengths, ये वाली चीज तो मैंने लिख दिया lambda m into t is equal to constant where lambda m is constant. ओके, नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ में कहता है when a black body is heated it emits the radiation of all possible wavelengths. जब किसी भी ब्लैक बॉडी को आप किसी ब्लैक बॉडी को आप हीटेड करेंगे, गर्म करेंगे, तो वो ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स निकालेगी, एमिट करेगी। यही हमने अभी डिस्कस किया था। आप मान लीजिए किसी भी ब्लैक बॉडी को लेते हैं, किसी भी आप वस्तु को, किसी भी पदार्थ को या लोहे को आप किसी भट्टी में गर्म करते हैं तो सबसे पहले वो लाल दिखाई देगा, फिर उसके बाद वो धीरे से ब्लूइश की तरफ जाएगा और ब्लू दिखाई देगा लास्ट में। तो इसका मतलब है यदि मैं थोड़ी देर के लिए उसको ब्लैक बॉडी कंसीडर कर लूं, हालांकि कोई आइडियल ब्लैक बॉडी नहीं होती है, लेकिन फिर भी यदि मैं उसको कंसीडर कर लूं तो कहता है कि जब कोई इसी ब्लैक बॉडी को हीटेड किया जाता है तो वो रेडिएशंस देता है ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स के। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद कहता है नेक्स्ट पॉइंट में, द साइंटिस्ट स्टीफन, एक साइंटिस्ट थे स्टीफन, उन्होंने बताया, उन्होंने सुझाया कि जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है अमंग डिफरेंट वेवलेंथ्स में वो कुछ इस तरीके से है। यानी कि डिफरेंट क्योंकि किसी भी ब्लैक बॉडी में डिफरेंट वेवलेंथ्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, एक्चुअल मैन प्रॉब्लम ये थी कि वो इसको बताना चाह रहा था। द साइंटिस्ट स्टीफन गेव द लॉ फॉर द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द डिफरेंट वेवलेंथ्स। स्टीफन लॉ गिव्स द टोटल रेडिएंट एनर्जी बाय ए ब्लैक बॉडी। उसने टोटल रेडिएंट एनर्जी जो है ब्लैक बॉडी की वो भी बताई, वो भी इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद कहता है अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ के अनुसार द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी बाय ए ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ड्यू टू ऑल वेवलेंथ्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। स्टीफन्स ने बताया कि जो टोटल रेडिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है किसी भी ब्लैक बॉडी के द्वारा किसी यूनिट सरफेस एरिया में और यूनिट टाइम में ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स की, वो प्रोपोर्शनल होती है किसके? फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, उस ब्लैक बॉडी के। तो इसका मतलब है यदि मैं E को रेडिएंट पावर से डिनोट करता हूं, E को इस रेडिएंट एनर्जी से, तो E इज प्रोपोर्शनल टू, मैं कह सकता हूं T की पावर 4। भाई E क्या है? E इज द रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम में, सॉरी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में से कह देता हूं। तो E इज प्रोपोर्शनल टू T रेज़ टू द पावर 4। तो मैं इसको लिख सकता हूं E इज इक्वल टू, चूंकि हम प्रोपोर्शनलिटी को यहां से हटा देते हैं तो इसके लिए एक कांस्टेंट आएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4। दिस इज स्टीफन्स लॉ, यही स्टीफन्स लॉ है। E इज इक्वल टू सिग्मा T रेज़ टू द पावर 4 where sigma is Stephen's constant. Sigma is
सिग्मा इज स्टीफन्स कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट है सिग्मा, इसको ठीक से ही लिख देते हैं। चलिए, दिस इज टी। अब मेरी है दिस इज ई। ई क्या है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टी की पावर 4। तो यदि मैं सिग्मा की यूनिट फाइंड आउट करना भी चाहूं तो मैं कह सकता हूं एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम इंटू T4 केल्विन 4, क्योंकि टी इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इस तरीके से मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूं वेरी इजीली। नेक्स्ट, ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द टुवर्ड्स ऑफ RS Academy AKTU। ऑल द बेस्ट।